रामदाग बुगटी साहब, आप कहते हैं रेफरेंडम करा दिया जाए बलूचिस्तान में? बिल्कुल, आप रेफरेंडम कराएं, आप रखें कौन आजादी चाहता है, कौन पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है, सब आपके सामने आएगा। फिर तो मेरे ख्याल में अगर आप एक डेमोक्रेसी पर यकीन रखते हैं और एक बहुत एक सिविलाइज्ड अगर नेशन है, तो आप खुद ही फिर अपना अंदाजा खुद ही कर सकते हैं कि अभी अब क्या उसका रिजल्ट क्या होगा और फिर इसका रिएक्शन क्या होगा। सर, मैं बिल्कुल इस बात को रामदाग बुगटी साहब मानता हूं कि मर्जी के खिलाफ किसी को भी इकट्ठा रखा नहीं जा सकता। अगर कौम की एक डिमांड है तो वो डिमांड फिर कहीं ना कहीं माननी पड़ती है, ताकत के बल पर उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन हरबियार मरी साहब से मैं एक सवाल पूछूं, फिर मैं आपके पास आता हूं रेफरेंडम के उसके सवाल पर। हरबियार मरी साहब, क्या रहमान मलिक साहब से लंदन में मुलाकात हुई आपकी? नहीं जी, मेरा एक दफा वो आए थे कोई 3-4 साल पहले, मुलाकात किया, खुद मेरे तरफ आए, तो उसके अलावा मेरा कोई मुलाकात नहीं। क्या कहते थे उस मुलाकात में जी? कुछ भी नहीं, आज सलाम दुआ किया और कुछ भी नहीं कहा। यानी वो कितनी देर बैठे होंगे आपके पास? कोई 20 मिनट। 20 मिनट में सलाम दुआ के अलावा कुछ नहीं हुआ? जी नहीं, वो तो मेरे केस चल रहे थे, उसी केस आके बात किया मुझसे, आके हमें बड़े अफसोस है आप पे केस हो रहा है, मुशर्रफ ने किया, ये किया, वो किया, तो ये बातें करके फिर चले गए। उसके अलावा मेरे कोई मुलाकात नहीं। उनके बाद कुछ वक्त बाद फोन किया, जो कोई अमेरिकन के मसला हुए थे बलूचिस्तान में, उस पर मुझे फोन किया करता था, उसके बाद फोन नहीं किया कभी भी, न फोन न बात। आखिरी दफा कब फोन किया उन्होंने आपको? आखिरी जॉन सुलेकी के टाइम पे, उसके बाद मुझे फोन नहीं किया। जॉन सुलेकी के टाइम पे। लेकिन एक बात की अख्तर मेंगल साहब, रामदाग बुगटी साहब ने एक बात की है अभी रेफरेंडम कराने की। आप ये जानते, जैसा उन्होंने खुद कहा कि बहुत से सरदार इस वक्त हुकूमत के साथ है, इस वक्त गवर्नर बलूचिस्तान सरदार है अपने कबीले के, वो हुकूमत के साथ है, ज़ाहिर गवर्नर है। जो चीफ मिनिस्टर है, वजीर आला बलूचिस्तान के, वो भी सरदार है, वो भी हुकूमत के साथ है। 40%, एक फिगर बड़ा कंफ्यूजिंग है इस वक्त कि कितने फीसद पठान इस वक्त बलूचिस्तान में है। सर, अगर हम मान लें कि 40% बलूचिस्तान में पठान है, 10% के करीब दूसरी कौमियतें रहती हैं बलूचिस्तान में, 70 के करीब बलोच सरदार हैं, उनमें से आप 3 सरदार अलहदगी की बात करते हैं, बाकी कोई सरदार अलहदगी की बात नहीं करता। क्या यह मान लिया जाए कि 70 से 80% कबाइल जो है वो और पठान आपके साथ नहीं है इस अलहदगी की बात में? अगर रेफरेंडम करा भी दे तो आपके हक में रेफरेंडम का फैसला तो नहीं आएगा, एक अक्सरियत बलूचिस्तान की अलहदगी की बात नहीं करती। हाँ काशिफ साहब, सबसे पहले जो सरदारों के रोल की आपने बात की है, आप पाकिस्तान से पहले की तारीख देखें, न सिर्फ बलूचिस्तान की बल्कि हिंदुस्तान की। अंग्रेज ने सिर्फ 150-200 साल वहां पे हुक्मरानी की, इन्हीं महाराजाओं को, इन्हीं नवाबों को अपने हाथ में कर उन्होंने इसकी हुक्मरानी की, और मराद से कैरेट एंड स्टिक दोनों के उससे जो वो हिंदुस्तान पर उन्होंने कब्जा भी किया और रूल भी करते रहे। जब अंग्रेज यहां से निकल गया तो यही अपना विरसा जो है, अपना बनाया हुआ, उसका बनाया हुआ पाकिस्तान के हुक्मरानों को, उसकी ब्यूरोक्रेसी को और उसकी स्टैब्लिशमेंट को जो वो थोम के गया, और यही मेथड वो बलूचिस्तान में यूज कर रहे हैं। और उन्हीं सरदारों के तहत कहते हैं कि सरदारी कबायली निजाम खराब है, ऐवानों बैठ के उस निजाम को जो है बुरा भला कहते हैं, लेकिन वक्त जरूरत वो कहते हैं ना कि गधे को बाप बनाना है, तो वो उनकी मदद हासिल करके बलूचिस्तान पे अपनी इजारादारी और अपनी कब्जे को कायम रखने के लिए उस सिस्टम को प्रोटेक्ट भी करते हैं, उसको तहफ़्फ़ुज़ भी देते हैं। जहां तक रेफरेंडम की बात है, रेफरेंडम हम अगर रेफरेंडम से पहले अख्तर मेंगल साहब अगर इजाजत दें, आप रेफरेंडम की बात में, मैं आपसे रेफरेंडम के ऊपर पूछूंगा। मैंने आपको पश्तूनों का जिक्र किया कि तकरीबन 40 से कुछ लोग कहते हैं कि अक्सरियत में पश्तून सब बलूचिस्तान में, लेकिन आपने सरदारी निजाम की बात की। सर, फ्यूडलिज्म हमें जो कहानियां मिलती हैं बलूचिस्तान से, निजी जेलें सरदारों ने रखी हुई हैं अपनी, कहा यह जाता है कि ऐसे है जैसे मालिक और गुलाम का रिलेशनशिप बहुत केसेस में होता है। बड़े कबाइल के खिलाफ कोई बात करने की ना हिम्मत है किसी में। कल मैं रामदाग बुगटी साहब से बात कर रहा था, मैं ये एक हकीकत है जिसको मैं आपके सबके सामने रखना चाहता हूं कि सरदारी निजाम में क्या होता है। उन्होंने कहा जी कलपर को इसलिए फारिग कर दिया गया या सूबा बदर या सूबे से जाने का हुक्म दिया क्योंकि एक अंकल को शहीद कर दिया गया। यानी सरदार मैं आपको एक करेक्शन आपकी कराना चाहूंगा। जी जी, जो सिस्टम है वो सरदारी नहीं है, कबायली है, कबायली निजाम सिस्टम कबायली है। सरदार
جو हेड है वो सरदार है उसका, कभी भी किसी बलूचिस्तान की तरफ जाके पूछें जी यहाँ पर सरदारी निजाम है, निजाम सरदारी नहीं, इस निजाम को, कबाली निजाम को जुल्फकार अली भुट्टो ने जो नाम दे दिया सरदारी का, वो आज दिन तक हम पे चिपका हुआ है। लेकिन सर सिविलाइज माशरों में मैं ये सवाल बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं, सिविलाइज माशरों में, आज आप 2012 में है, सिविलाइज माशरों में ऐसे निजाम की एक्सेप्टेबिलिटी का क्या करेंगे जहां पर पंचायतें फैसला करेंगे, यानी रूल ऑफ लॉ नहीं है, अदालतें नहीं है, पुलिस का निजाम चलने नहीं दिया जाता, ए और बी एरियाज की बात होती है। इसको ठीक करने के लिए किसी ने क्या किया पिछले 64 साल में, जो कि आपकी जिम्मेदारी थी हुक्मरान के तौर पर? नहीं, इससे देखे ना, उस निजाम को हुकूमत ने अपनी जरूरत के वक्त उसको प्रोटेक्शन दिए, उसको कायम रखा है। सर लेकिन आप हुकूमत रहे हैं ना। लेट मी गो टू दिस। नैब की जब हुकूमत थी, बलूचिस्तान असेंबली में इन्हीं कॉम्परस्तों की हुकूमत थी, उसी असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था कि सरदार जो कबायली सरदारी निजाम है उसको खत्म किया जाए। जुल्फकार अली भुट्टो ने उन कॉम्परस्तों को काउंटर करने के लिए एक जलसा आम किया और कहा कि नहीं जी, मैं सरदारी निजाम को खत्म नहीं कराऊंगा। ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, क्योंकि जुल्फकार अली भुट्टो उन चंद सरदारों को बलोच नेशनल मूवमेंट के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, उनकी पगड़ी को जो है कायम रखना चाहता था, और उसने जो है इसको प्रोटेक्शन दी थी, और आज दिन तक ये कायम दायम है। लेकिन हम फिर सरदारी निजाम पे चले जाएंगे और कबाली निजाम पे, लेकिन अगर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने इनको इस्तेमाल किया तो उन्होंने भी जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को इस्तेमाल किया अपना असर रसूख, अपने फवायद लेने के लिए। रेफरेंडम पे आते हैं, सोल्यूशंस की बात है, वो कहते हैं रेफरेंडम पे आए, पश्तूनों का क्या करेंगे, पश्तून अलहदा नहीं होना चाहते। आप कहते हैं हमारे कुदरती वसाइल, रिकॉर्ड एक जिसकी बड़ी बात हुई पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान में, जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड और कॉपर माइंस है, वो भी कबायली इलाका नहीं है, वो लोग भी अलहदगी की बात नहीं करते। तो बहुत सा बलोचिस्तान आपके साथ इत्तेफाक नहीं करता अलहदगी की बात पर। मेंगल साहब देखें, जहां तक पश्तून का ताल्लुक है, बलोच और पश्तून जो है सदियों से एक हमसाये के तौर पर रहे हैं, और तारीखी लिहाज से बलोच अपनी सरजमीन पे बैठा है, पश्तून अपनी सरजमीन पे बैठा है। जिस रेफरेंडम की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ मौजूदा बलूचिस्तान नहीं है, हिस्टोरिकली जो इलाके बलूचिस्तान के हैं, जो आपने पंजाब में शामिल किए हैं, राजनपुर और डेरा गाजी खान, उनको शामिल किया जाएगा। ये पश्तून जो इलाके हैं, जो पश्तून हमारे साथ भाई के तौर पर, क्योंकि फिर ज़ाहिर बलूचिस्तान होगा तो पश्तून अपने ही इलाके में, उनकी पहले जो है आप हदबंदियां करेंगे बलूच इलाकों की और पश्तून इलाकों की, और दोनों वो इलाके जो कदीम बलूच इलाके तारीख के हवाले से बलूच इलाके हैं और मौजूदा बलूचिस्तान के जो बलूच इलाके हैं, उनमें हम रेफरेंडम की बात कर रहे हैं। सो आप बलोच इलाकों में रेफरेंडम की बात करते हैं? जी, सिर्फ बलोच इलाकों में रेफरेंडम की बात करते हैं आप? जी, तारीख के हवाले से जो बलूच इलाके हैं, जो इलाके पाकिस्तान बनने के बाद आपने बलूचिस्तान से खासकर दूसरे इलाकों में शामिल किए वो, और वो जो बलोच इलाके हैं, जो बलूचिस्तान बलोचों के तारीखी इलाके हैं, उनमें, और रेफरेंडम ज़ियाउल वाला इस्लाम का चाहिए नहीं चाहिए, वो रेफरेंडम हमें नहीं चाहिए, न ही मुशर्रफ वाला रेफरेंडम चाहिए। जब आप यहाँ के फौजी हुक्मरान अपनी वर्दी को बचाने के लिए खुदा के नाम पर इतना बड़ा ब्लंडर कर सकते हैं अपनी वर्दी की, तो बलूचिस्तान के वसाइल के लिए वो तो पूरी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे भाई। बिल्कुल ठीक है, मौजूदगी में नेशनल मॉनिटरिंग, बिल्कुल ठीक सर। लेकिन फिर भी पश्तूनों का इलाके की हदबंदी तो आप कर देंगे, लेकिन क्वेटा में एक अक्सरियत पश्तूनों की है। ब्राह्मण बुक्टी साहब आपसे जानना चाहूंगा, क्वेटा में एक बड़ी अक्सरियत पश्तूनों की है, क्वेटा से आप बाहर चले जाएं, अक्सरियती इलाके पश्तूनों के जेर असर है, और जो कि रिवायती तौर पर बलूचिस्तान का हिस्सा रहे, यानी एक पश्तून मेजॉरिटी है इस वक्त बलूचिस्तान में जो अलहदा होने को तैयार नहीं है। एक दूसरा सवाल इसके साथ ही जोड़ने लगा, शाहजेन बुक्टी साहब ने आज 8 नुकाती फॉर्मूला दिया बलूचिस्तान के लिए। कहते हैं छावनियां खत्म करें, ऑपरेशन खत्म करें, एजेंसियों का किरदार बंद करें, लापता अफराद वापस लाएं, परवेज मुशर्रफ को पकड़ा जाए, नो गो एरियाज खत्म किए जाएं, बुक्टी खानदान की जिन औरतों को कत्ल किया गया उनके कातिल सामने लाए जाए। इस फॉर्मूले से इससे आप इत्तेफाक करते हैं रियासत या विफाक के साथ या हुकूमत के साथ बातचीत करने के लिए रामदास बुक्टी साहब? मैं उनका अपना एक सोच है, मैं इसे इत्तेफाक नहीं करता कि सामने लाए जाएं। वो तो सामने हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारे सामने हैं। शायद मेरे ख्याल में
شاہین کو اگر نظر نہیں آ رہے ہو وہ ان کا مسئلہ ہے. آپ کی دوسری بات کہ پشتون علاقوں کا میں نے تو بالکل کوئی ہم نے کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہم ان کی بات کرتے ہیں یا وہ اکثریت میں ہے یا اقلیت میں ہے, وہ تو ایک الگ بات ہے. یا 40% ہے بلوچستان کی آبادی کا یا 60% ہے یا جتنے بھی ہیں, وہ ان کا اپنا علاقہ ہے اور وہ اپنے فیصلے میں خود مختار ہیں. بلوچستان کے جو پشتون علاقے ہیں وہ پختونخوا میں جائیں یا پاکستان کا حصہ بنے, افغانستان جائیں, اپنی خود اپنے آپ کو ایک الگ حیثیت ہے, وہ تو ان کا اپنا فیصلہ ہے, ان کا اپنا فیصلہ ہے, آپ کوئی تعلق بھی نہیں ہے سر. لیکن اب چلے تھوڑا سا اینڈ کے اوپر سولوشنز, اب میرا خیال ہے ہم نے بڑی آگے پیچھے جا کے سولوشنز کی بات کریں. دیکھیں ریاست آپ کے کیسز ڈراپ کرنے کو تیار ہے, آپ کے کیسز معاف کرنے کو تیار ہے. وہ آپ سے کہتے ہیں آپ آ کے ہم سے بات کریں, ہم آپ کے ریسورسز آپ کے حوالے کرتے ہیں جو کہ 18ویں ترمیم کے مطابق کیا جا رہا ہے. کنکرنٹ لسٹ کو کہ اکثر چیزیں ختم کی جا رہی ہیں. اب آپ کے اعتراضات کیا ہیں؟ یہی اعتراض سے پچھلے 4-6 سال میں بگٹی صاحب کو قتل کر دیا گیا, دوسرے ایسے واقعات ہو گئے, اب کیا اعتراض رہ گیا پیچھے؟ میں آپ کو یہ کہتا ہوں وہ تو بات کرنے کی آپ جو کہہ رہے ہیں ان سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان سچویشن میں اس حالات میں ان سے ڈائریکٹ بات کی جائے. میں نے آپ کو کل بھی آپ سے یہی گزارش کی کہ ہم بات کرنے کے لیے ضرور تیار ہیں, لیکن اس میں بین الاقوامی ممالک گارنٹی کے طور پر ہمارے بیچ میں ہوں, اس کے بعد ہم بات شروع کرنے سے پہلے وہ ہوں, اس کے بعد ہم بات شروع کریں گے. بین الاقوامی ممالک, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں آزادی یا جس کو آپ سیپریٹسٹ کہتے ہیں علیحدہ ہونے کا, وہ بنیادی نقطہ ہونا ضروری ہے یا صرف اوپن مذاکرات کے لیے آپ کہتے ہیں کہ کوئی باہر کا گارنٹر ہو؟ جی دیکھیں وہ تو ایک آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ غلامی قبول کریں اس کے بعد میں آپ سے مذاکرات کروں گا. آپ یہ آزادی بنیادی ایلیمنٹ ہے اس کا؟ میں تو یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں آپ کو کہوں آپ کو غلام رکھوں گا, اس کے بعد آپ مجھ سے مذاکرات کریں. غلام آپ کو رہنا ہے, یہ آپ کو تسلیم کرنا ہوگا, اس کے بعد آپ سے پھر مذاکرات ہو سکتے ہیں, ورنہ برابری کی بنیاد پر ایک قوم کی حیثیت سے ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن سر پچھلے 64 سال میں میرے بھائی موجود ہیں, وہ اپنا رائے دیں گے. 3 دوسرے صوبے بھی تھے. میں ابیار مری صاحب سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ سردار عطا اللہ مینگل صاحب اور میں اختر مینگل صاحب سے بھی یہ سوال پوچھوں گا. ان کا ایک بیان بڑا میرے لیے, دس از اولڈ وزڈم, آئی واز سیئنگ دس, کل بھی میں نے بگٹی صاحب سے پوچھا تھا, انہوں نے کہا کہ ایک کی غلامی سے نکل کر اگر ہم نے آزادی لی تو دوسری کی غلامی میں چلے جائیں گے, جو ہمارے لیے بہت بڑا کرائسس ہے. یہاں پر جب آپ کو کہتے ہیں کہ ری نیگوشیٹ کریں آپ ٹرمز پاکستان کے ساتھ, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اختیارات کے اپنے صوبے کے مالک خود ہیں. وہ جو فیڈریشن کا ایک کانسیپٹ ہے, 2-3 چیزیں فیڈریشن کے پاس, باقی سب صوبے کے پاس, اور اس میں آپ سردار عطا اللہ مینگل صاحب کی بات بھی سمجھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ غلامی ہوگی, اگر آپ پاکستان کی غلامی جس کو آپ کہتے ہیں اسے نکل بھی جائیں تو آپ امریکہ کے غلام بن جائیں گے. یہ قابل قبول ہے آپ کے لیے؟ جی بلوچستان کے آپ ایسے فیوچر کا پہلے سے ہی بتا رہے ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں آزادی ہر قوم کا حق ہے اور ہمارا بھی حق ہے. پنجاب اور 21ویں صدی میں ہمیں جانا ہے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں پنجاب میں جو ہو رہا ہے وہ کون سا 21ویں صدی کا کام ہے. پنچایت وہاں فیصلہ کرتی, اجتماعی و عصمت زری کے, وہ ہمارے بلوچستان میں کبھی ہمیں سنتے بھی نہیں ایسے غلط باتوں کا. ٹھیک ہے مری صاحب, جو پنجاب میں ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہو رہا ہے, اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آپ کے ایک سینیٹر صاحب سینٹ میں کہتے ہیں کہ عورتوں کو کتوں کے آگے ڈال دینا, ان کو زندہ دبا دینا ہمارا کلچر ہے, یہ ہماری ثقافت ہے. وہ سینیٹر بھی اسی لیے تو سینیٹر پاکستان کا, اس کو اپنا نمک حلالی تو کرنا پڑے گا, وہی تو ہے, اس کو اپنا نمک حلالی بتانا ہے کہ بلوچوں کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈا اس کو تو کرنا ہے کہ پنجاب کو اور پاکستان کو خوش رکھنے کے لیے اس کو سینیٹر اور بنائے اور وزیر بنائے اور مراحت ہے. کسی کو اپنے قوم کے خلاف غلط بیانی کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, وہ تو ہمیں پتہ ہے. پاکستان چاہتے ہیں کیا یہ بلوچستان میں ہوتا نہیں ہے؟ نہیں جی, نجی جیلیں کیا سرداروں کی نہیں رہی ہے مری صاحب؟ یہ تو خبریں آتی رہی ہیں. یہ آپ پھر سے آپ نے ایک اور پوائنٹ اٹھایا کہ ہمیں وہ معاف کر رہے ہیں. معافی کس بات کی؟ ابھی آپ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں, اس بیچ میں مجھے ایک ٹیکسٹ آیا کہ ماما قدیر کو وہاں پہ کراچی میں اٹھا لیا. ہمارے بھائیوں کے, ہمارے دوستوں کے, ہمارے بلوچوں کو اٹھا رہے ہیں اور ہمیں معافی دے رہے ہیں. معافی اپنے حقوق کا بات کر رہا ہے, اپنے آزاد بلوچستان کا بات کر رہا ہوں.
मैं पाकिस्तान का हिस्सा न था, न हूँगा और न इरादा है बनने का। ये ज़हन नशीन करे पाकिस्तान, हम नहीं रहेंगे, चाहे आप जात फतवे दे या जो कुछ करे, हम आपके साथ नहीं रहना चाहते। आपने जबरन कब्जा किया, जबर से हमें रखा, जोरी से रखा। आज आपके कौमियतों ने नहीं सुना, लेकिन अंग्रेजों ने, अमेरिकनों औरों ने सुन लिया। अच्छा है कि वहां सुन रहे, और आपके जालिमाना जो बर्ताव था बलूच कौम के लिए वो नजर आ गया दुनिया को। लेकिन खान अख्तलाफ ने कहा था, अगर आपको याद हो, कि कायदे आजम को हम सोने और चांदी में तोल देंगे। ये भी बड़ी पुरानी तारीखी बात है साहब। जब उस वक्त पूछा गया, कल में हाल रामदास बुख्ती साहब भी कह रहे थे कि ऑप्शन दिया गया जब बलूचिस्तान को पाकिस्तान या हिंदुस्तान का, तो बलूचिस्तान ने ऑप्शन माना कि हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। मैं तो सिर्फ हकायक और सवालात की हद तक कहूंगा सर, आखिरी थोड़ा सा हिस्सा मेरे प्रोग्राम का। सोल्यूशंस में एक रेफरेंडम की बात की गई है, मुज़ाकरात करने के लिए कहा गया कि बाहर के गारंटर्स बैठे तो पाकिस्तान के साथ या हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात होंगे। अख्तर मेंगल साहब, क्या यही दो शराइत है, या आपकी शर्त थोड़ी सी ये कह दूं कि थोड़ा सा रिलैक्स्ड हैं आप मुज़ाकरात के मामले पर? आप मुझे बताएं, जब आप मुज़ाकरात करते हैं तो कोई इदारे होंगे ना जो जिम्मेदार होंगे, जो आगे चल के गारंटी लेंगे, या जिसको आप कहते हैं कि एक डॉक्यूमेंट्स होंगे। ठीक, कौन सा पाकिस्तान में इदारा, जो पिछली बार भी मैंने आपसे सवाल किया था, कौन सा इदारा वहां पे बचा हुआ है जिस पर हम भरोसा करें? क्या मुज़ाकरात नौरोज खान के साथ नहीं हुए? उसको फांसी नहीं दी गई? लेट मी एग्री विद यू इन सेइंग कि ऐसा कोई इदारा शायद पाकिस्तान में नहीं जिस पर इस तरह एतबार किया जा सके। आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ज्यादतियां हुई हैं, ज्यादतियों की ही माफी मांगी गई है। एक बात जो पाकिस्तान में रहते हुए हमें फील होती है, आई डोंट नो आपको मुल्क के बाहर फील होती है नहीं, कि पाकिस्तान थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। वो जो कंट्रोल था, मुकम्मल तौर पर वो कंट्रोल, वो ग्रिप अब कमजोर होनी शुरू हो गई है एस्टैब्लिशमेंट की, फौज की और एजेंसियों की। उससे निजात पाकिस्तान कम से कम कुछ न कुछ वहां से दूर जा रहे हैं। इसलिए ये मुख्तलिफ पाकिस्तान है जिसमें मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। इससे पहले कब किसी ने पोजीशन ली, जो नवाज शरीफ ने ली, कि आप पहले अकबर बुख्ती के कातलों को पकड़े, आप इन लोगों को जो लापता अफराद इनको छोड़े तो मैं APC में शिरकत करूंगा। कब माफिया मांगी गई बलोचिस्तान से इस सतह पर? गो कि हुकूमत कमजोर है इस वक्त थोड़ी अपने किसी किस्म के इकदाम करने में, लेकिन यह जरूर है कि थोड़ी सी तब्दीली पाकिस्तान में आई है। अगर सर छावनियां खत्म कर दी जाए मेंगल साहब, फौज को निकाल लिया जाए बलूचिस्तान से, एजेंसियों का किरदार खत्म कर दिया जाए बलूचिस्तान में, उसके बाद कहा जाए अब आके आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें, क्या वो फिजा ठीक होगी आपके लिए मुज़ाकरात के लिए? और आप समझेंगे, क्योंकि आपके रवैये में मुझे थोड़ी लचक नजर आती है मुज़ाकरात की हद तक, कि कौन किस पर एतबार करें, कौन है पाकिस्तान में जिससे बात की जा सके। क्या उसके बाद आपको लगेगा कि रियासत इतनी तगड़ी हो गई है, हुकूमत पाकिस्तान इतनी है कि उससे अब बात की जा सकती है बलूचिस्तान के हकूक पर? काशिफ साहब, आप तो वो नुकात बता रहे हैं ना, मैं आपको कह रहा हूं किससे मुज़ाकरात किए जाएं? हुकूमत पाकिस्तान से सर। पहले नहीं, हुकूमत पाकिस्तान कौन है? हुकूमत पाकिस्तान गेलानी है, हुकूमत पाकिस्तान जरदारी है, या हुकूमत पाकिस्तान क्या नहीं है? पहले आप ये तो डिक्लेयर करें। क्यानी नहीं है, पाकिस्तान क्या नहीं, हुकूमत पाकिस्तान नहीं है। इशफाक परवेज क्यानी और फौज हुकूमत पाकिस्तान नहीं है सर। ये बात अब पूरे पाकिस्तान को कम से कम इस हद तक बावर करा दी गई है कि उनका किरदार पाकिस्तानी सियासत में अब नहीं होगा। अब आ जाते हैं असल हुकूमत की तरफ, जो अपना किरदार अभी तक अदा करने में नाकाम रही है, जो मुंतखब हुकूमत है पाकिस्तान की। काशिफ साहब, मैं आपको कुछ दिन पहले के बात बताता हूं, जब मौजूदा हुकूमत वजूद में आई थी। आपको याद होगा, इसी जनरल क्यानी ने कहा था कि फौज का सियासत में कोई किरदार नहीं होगा। ये कहा था, नहीं कहा था? बिल्कुल ठीक कहा था। तो क्या उन्होंने अपना हाथ रोका, या वो सियासतदान गेलानी या नवाज शरीफ ने उनका हाथ रोका? वो तो बिल्कुल वो सीक्रेट मैसेज उन्होंने भिजवाया उसको हुसैन हक्कानी को, जो राजफाश हो गया जब उनकी अपनी हुकूमत खतरे में थी। जब वो उनको उस वक्त नहीं रोक सके, तो अब क्या रोकेंगे सर? लेकिन ये कमजोरी है पीपल्स पार्टी की, हुकूमत की कमजोरी को हुकूमत की कमजोरी ना समझें। ये फौज मजबूत नहीं है, ये पीपल्स पार्टी की करप्ट हुकूमत है जो कमजोर है। अगर इस वक्त एक अच्छी तगड़ी हुकूमत इस्लामाबाद में बैठी हो, यकीन माने हालात उससे बहुत मुख्तलिफ हो जो अभी नजर आ रहे हैं। फिर मैं आपसे कहूंगा, अगर ये काम किए जाए तो आप मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं? काशिफ साहब कहते हैं कि कौन जीता है तेरी जुल्फ को सर होने तक। ठीक, अब ये हुकूमत कब आएगी
और वो ऐसी कोई मजबूत हुकूमत पाकिस्तान में आएगी। 62 सालों में तो हमारे लिए ऐसी कोई हुकूमत नहीं आई जो उस फौज के मुकाबले में आके खड़ी हो जाए कि हाँ आपने बलूचिस्तान के साथ ज्यादती की है। उसने बजाय उनको इल्जाम ठहराने पे, उन पर उंगली उठाने के, उसने तो हम पर लाठियां उठाई, हम पर गोलियां बरसाई। सर अगर ऐसी हुकूमत अनाउंस आपको सामने अगर होता नजर आए, आपको ऐसा हुकूमत खड़ी होकर के फौज में ज्यादती की है बलूचिस्तान के साथ, हम माफी मांगते हैं और आइए छावनियां खत्म करनी, आपकी जो डिमांड्स हैं बलूचिस्तान की सब पूरी करने को तैयार हैं, आए मेज पर बैठने को तैयार होंगे? मेंगल साहब कैसा माफिया ना मांगे, फिर माफी को साइड पे कर देते हैं, इक़दामात के बाद आपसे बात